होता। कर्नाटक में अगर किसी नए दल से कोई सवाल पूछे कि हम आप पर क्यों भरोसा करें तो बात समझ में आती है। बिहार में अगर आदमी कह रहा है कि हम आप पर क्यों भरोसा करें तो हमको लगता है अरे भाई तुम कितना बढ़िया माल मार रहे हो, पहले कि अब नहीं करना चाहते, तुम तो पहले से मर रहे हो भाई। अब इसके नीचे कहाँ जाएगा छपरा, आप बता दीजिए, इसके नीचे तो नहीं ना जाएगा। तो जिस किसी को भी चुनिएगा व्यवस्था तब सुधरेगी जब आप सही लोगों को चुनिए। तुम बनाए हो और फिर आप कहेगा सही का पहचान क्या है, तो सही सोच के देते हैं। सही की पहचान तब होगी जब आप उसको अकाउंटेबल बनाइए। संविधान बनाने वाले लोग या देश पूरे दुनिया में लोकतंत्र की परिकल्पना करने वाले लोग बेवकूफ थोड़े थे कि कहे कि 5 वर्ष में चुनाव होगा, 15 वर्ष में क्यों नहीं चुनाव होगा, 3 वर्ष में क्यों नहीं होगा। ये क्यों 5 वर्ष का नियम है? क्योंकि 5 वर्ष सफिशिएंट टाइम है किसी को ये दिखाने के लिए कि वो काम कर सकता है कि नहीं, और 5 वर्ष आपके लिए एनफ टाइम है किसी को एसेस करने के लिए कि आदमी हमको काम कर रहा है कि ठग रहा है। और 5 वर्ष इतना भी लंबा नहीं है कि आपका जीवन बिगड़ जाए। अगर आप 5 वर्ष किसी को वोट दिए, उस पर आपका भरोसा नहीं हुआ, उसने आपको ठग लिया, 5 वर्ष बाद उसको बदलिए, नए को लाइए, अपने आप सुधार होगा, अपने आप व्यवस्था बदलेगी। भाई अभी जो चुनाव लड़ने आ रहा है वो ये नहीं देख रहा है कि छपरा में हम रोजगार दिए कि नहीं, कि हमने स्कूल खोला कि नहीं, नाली बनवाया कि नहीं, कि महिलाओं की सुरक्षा की कि नहीं। वो जोड़ता है क्या, कितना राजपूत, कितना वैश्य, कई गो कुशवाहा, कई गो पासवान। तो भैया हमारा हो गया 6,50,000, हमारा सामने वाले का है 6,20,000। अब बस इसी में लड़ाई है कि 6,50,000 को अपने साथ घेरे रखे। वो ये नहीं जोड़ता है कि कितना स्कूल, कितना सड़क, कितना सीवेज सिस्टम, कितना फ्लाईओवर। जिस चीज के लिए आप वोट देते हैं नेता उसके प्रति सजग है। नेता अपने जाति के गोलबंदी के प्रति सजग है, क्योंकि उसको मालूम है कि इसको देखकर लोग वोट देंगे। आप अपने शहर की सफाई के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए सजग नहीं है, इसलिए नेता भी सजग नहीं। उसको मालूम है कि तो मुद्दा है ही नहीं। मरौड़ा का चीनी मिल, आप नेता का, सांसद का बात छोड़ दीजिए, मोदी जी आकर खुद बोले एक बार आपको ठग लिए, एक बार ठग लिए 2014 में, फिर 2019 में आप काहे ठगा गए, आपको पुलवामा दिखने लगा, मरौड़ा भुला गए। फिर 2025 में काहे ठगा गए, तो इस बार लालू जी के लड़की न जीत जाए वो डर दिखने लगा, फिर ठगा गए। अगली बार फिर कैसे ठगाइएगा वो भी मालूम है। मेरे भाई आप खुद ठगाने के लिए तैयार बैठे हैं तो कोई ना कोई ठगेगा। दो ही बात है कि आप किसी पर भरोसा मत कीजिए। आपका भरोसा और वोट 5 वर्ष के लिए होना चाहिए, जीवन भर के लिए नहीं होना चाहिए। कोई आपको नहीं ठग पाएगा। 5 वर्ष तो आएगा जाएगा, नया आदमी आ जाएगा, फिर सबके मन में डर रहेगा, काम नहीं होगा, जनता हराएगी। तो ये प्रयास है। दूसरा, अब ये सब बात तो हो गई आपकी शिकायत, जन स्वराज क्या कर रहा है, अलग अलग बात जो आपने कही। आपने वित्त रहित शिक्षा की बात कही, वित्त रहित शिक्षकों की स्थिति कितने लोगों ने, हमको कम से कम 1,000 लोगों ने कहा होगा। लोग बताते हैं कि शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली, बेटी का ब्याह रुक गया, लोग बीमार हैं, दवा नहीं कर पा रहे। और वित्त रहित शिक्षक, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2/3 से ज्यादा वित्त रहित शिक्षक पिछले 25-30 वर्ष से एनडीए को ही वोट दे रहे हैं। सरकार किसकी है? नीतीश की, भाजपा की। वोट किसको दे रहे हो? उन्हीं को। और 30 वर्ष से आप कह रहे हैं कि वित्तीय रहित व्यवस्था का कोई, शिक्षकों का कोई आवाज नहीं उठा रहा। कैसे सुधार होगा आप बताइए। तो हम लोग 3 फंडामेंटल बात कह रहे हैं शिक्षा पलायन को लेकर, 3 फंडामेंटल बात कह रहे हैं। बिहार की व्यवस्था अगर सुधरनी है तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करना है कि नए लोग, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को ऐसी पढ़ाई दी जाए कि वो व्यवस्था पर बोझ न बने। हम लोग इसी बिहार में पैदा हुए हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, लेकिन अच्छा पढ़ लिए 10वां क्लास तक। अगर 10वां क्लास तक जो लड़का अच्छा पढ़ लिया वो जीवन में कभी यहाँ के
व्यवस्था पर बोझ नहीं बनेगा। हम कुछ कंट्रीब्यूट ही करते होंगे, 2 रुपया टैक्स ही देते होंगे, यहाँ से फ्री का कुछ नहीं ले रहे। तो सबसे पहले जो जन स्वराज की सोच है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बनाई जाए कि ताकि नए लोग व्यवस्था पर बोझ न बने। और वो व्यवस्था कैसे बनेगी, उसके लिए 2 चीज बताई जा रही है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म ये कह रहे हैं कि पूरे बिहार में हर गांव में अच्छा विद्यालय बनाने के बजाय कुछ जगहों पर अच्छे विद्यालय बनाए जाए। मतलब विद्यालय को बच्चों तक ले जाने के बजाय अच्छे विद्यालयों तक बच्चों को लाया जाए। फिनलैंड की जो शिक्षण व्यवस्था है, पीसा का एक रैंकिंग आता है जिसमें दुनिया भर के शिक्षण व्यवस्था का आकलन किया जाता है, उसमें सबसे नंबर 1 शिक्षण व्यवस्था दुनिया में है फिनलैंड में। पीसा में रैंकिंग उनका 1। वहां पर जाकर देखिएगा, वैसे कई देशों में देखिएगा, तो उन्होंने ये कोशिश नहीं किया कि हर गांव में हम अच्छा स्कूल बना दें। उन्होंने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर स्कूल बनाए और बच्चों को स्कूल में आने की बस की सुविधा दी। कुछ हद तक बिहार में भी, देश में भी ये हो रहा है। छपरा में कोई अच्छा स्कूल खुलता है तो वो आपके घर के बगल में नहीं खुला है, वो अपने हिसाब से खुला है और स्कूल बस की सुविधा है। फंडामेंटली आपको ये कह रहा है कि डोंट टेक स्कूल टू एवरी चाइल्ड, टेक चिल्ड्रन टू द स्कूल। और बिहार के अगर हम लोगों ने मैपिंग की देखा कि प्रखंड के स्तर पर अगर 5 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं और स्कूल के बच्चों को स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए तो 20 मिनट से कम समय में हर बच्चा उस स्कूल तक पहुंच सकता है। हर प्रखंड में 5 अच्छे बड़े विद्यालय की जरूरत है। 5 विद्यालय बनाने का भी पैसा नहीं है बिहार के पास, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि अगर 5 अच्छे विश्व स्तरीय विद्यालय बनाने हैं तो करीब उसमें 5 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लेकिन हर साल हम लोग 15,000 करोड़ रुपया इसमें खर्च कर सकते हैं। तो आइडिया ये है कि हर साल नेतरहाट के स्तर का एक विद्यालय हर प्रखंड में बनाया जाए तो 5 वर्ष में 5 बनेगा, 10 वर्ष में 10 बनेगा, इतना ही बन सकता है, इससे ज्यादा पैसा नहीं है। लेकिन अगर 5 वर्ष में 5 विद्यालय भी बन गया तो कोई भी बच्चा पढ़ा लिख जो पढ़ना चाहता है वो 20 मिनट के अंदर वहां पर पहुंच सकता है। तो पहला प्रयोजन ये है। लेकिन अगर 5 वर्ष 10 वर्ष शिक्षा सुधारने में लगेगा तो अभी के बच्चों का क्या होगा? उसके लिए हम लोग ये कह रहे हैं, यूएस में ये सुविधा है कि सरकारी विद्यालय भी है, प्राइवेट विद्यालय भी है, और जनता को ये ऑप्शन है कि आपको जहां पढ़ना है वहां पढ़िए। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जब जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो आपको ये ऑप्शन होगा कि आप सरकारी में भेजना चाहते हैं कि प्राइवेट में। और अगर आप प्राइवेट में भेजना चाहते हैं तो प्राइवेट में भेजिए, सरकार से फीस लीजिए, फीस को रेगुलेट कर दिया जाए तो सरकार को एक्चुअली वो सस्ता पड़ेगा। सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो 80,000 रुपया महीना पा रहा है, प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ा रहा है वो 10,000 में पढ़ा रहा है। तो न्यूयॉर्क का, ये यूएस का एक्सपेरिमेंट है कि शिक्षा बजट कम हो गया। प्राइवेट स्कूल में प्रति बच्चे को पढ़ाने का खर्चा कम है सरकारी विद्यालय के मुकाबले। हम लोग को लगता है कि सरकारी विद्यालय मुफ्त में चल रहा है। सरकारी विद्यालय को चलाने में 60,000 करोड़ रुपया अभी बजट आया है। 60,000 करोड़ रुपया 1 साल में लगता है और 60 को बच्चा भी पढ़ नहीं रहा है। तो जन स्वराज ये कह रहा है, और ये भी कई लोग कहता है भाई सब प्राइवेट में जाएगा, नहीं जाएगा। आपको आईआईटी में जाना है और प्राइवेट में इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, आपको विकल्प दिया जाएगा, कहाँ जाइएगा? आईआईटी में जाइएगा। अगर आपको साइंस कॉलेज में जाना है और प्राइवेट कॉलेज में पटना में जाना है, कहाँ जाइएगा? साइंस कॉलेज में जाइएगा। तो सरकारी विद्यालयों को अच्छा बना दिया जाए तो लोग नेतरहाट में जाएंगे, प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएंगे। और जब तक वो न बने तब तक प्राइवेट में जाने की सुविधा दी जाए। और उतना पैसा सरकार के पास है, वो उतना पैसा है। शिक्षा की स्थिति क्यों बिगड़ी है? इसलिए नहीं बिगड़ी है कि सरकार गलत है, क्योंकि शिक्षा को लेकर समाज और सरकार दोनों की चेतना मर गई है। सिर्फ सरकार नहीं, शिक्षक और समाज भी शिक्षा की चिंता नहीं कर रहे। हम तो 5,000 गांव में पैदल गए, कोई नहीं कहता भैया अच्छा शिक्षा चाहिए।
सब आदमी यही कह रहा है भैया नाली गली चाहिए, ऑर्केस्ट्रा का नाच आ जाए, किसी गांव में जाइए 2000 आदमी जुट जाएगा, लेकिन कोई पढ़ाई का वहां काम हो रहा है तो किसी को चिंता नहीं। जिस विद्यालय में अगर साइकिल नहीं आया तुरंत गार्जियन पहुंचता है, मास्टर साहब अरे साइकिल का पैसा ना आया क्या कर रहे हैं, होता है ना। उसी विद्यालय में गणित का शिक्षक है ही नहीं तो किसी को चिंता नहीं कि गणित का मास्टर है कि नहीं। समाज के लिए भी शिक्षण संस्थाएं लाभ की योजनाओं के बांटने का केंद्र है। लड़का पढ़े न पढ़े पोशाक का पैसा आना चाहिए, साइकिल का पैसा आना चाहिए, किताब का पैसा आना चाहिए। और सरकार के लिए भी शिक्षण संस्थाएं जो हैं वो शिक्षा बांटने का केंद्र नहीं है, योजनाओं के बांटने चलाने का केंद्र है। वो भी कहता है मास्टर लोग तो पढ़ा नहीं रहे थे, लोग से कम से मोटरे बनवाओ, पैसा खर्चा हो रहा है लोग पर। जो ऊपर बैठा है अधिकारी वो भी क्या कहता है कि मास्टर साहब लोग तो पढ़ा रहे नहीं है, तो चलिए लोग से स्वच्छता अभियान चलवाइए, इन लोग से खिचड़ी खिलवाइए। तो समाज और सरकार दोनों के लिए शिक्षा की कोई महत्ता नहीं है, इसलिए ये दुर्दशा हुई है। इसलिए नहीं हुआ है कि खिचड़ी बंट रहा है तो खराब हुआ। अगर खिचड़ी बंटने से शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो 8वीं क्लास से ऊपर तो खिचड़ी नहीं बंटता है, वहां पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। कुछ लोग कहता है कि सब शिक्षक खराब है इसलिए बिगड़ गया। मान लिया कि स्कूल में नियोजित शिक्षक खराब है इसलिए बिगड़ गया। साइंस कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा, वहां काहे नहीं पढ़ाई हो रही है। तो मेरे भाई जब तक शिक्षा के प्रति आप जागरूक नहीं होइएगा, सजग नहीं होइएगा तो सुधार होगा नहीं। तो जन स्वराज की जो सोच है आपको बताया शिक्षा को लेकर। दूसरी जो बड़ी बात है पलायन को लेकर, उसको 5 मिनट में समझिए, उसके बाद कहानी खत्म। पलायन और रोजगार के लिए क्या चाहिए? पलायन और रोजगार के लिए सरकारी नौकरी उपाय नहीं है, बड़े इंडस्ट्री भी उपाय नहीं है। बिहार में कुल 13 करोड़ की आबादी में सिर्फ 23.5 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी मिली है। 78 साल में 23.5 लाख लोग ही सरकारी नौकरी में गए हैं, चपरासी से लेके मुख्य सचिव तक सबको जोड़िएगा तब, मतलब 1.97%। देश के स्तर पर 3% लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं, वो लिमिट है। 3% से ज्यादा आदमी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है, तो सरकारी नौकरी तो जरिया हो नहीं सकता है। दूसरा लोग समझते हैं कि फैक्ट्री लगाने से हो जाएगा। पूरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, पूरी जो इकोनॉमी है वो 3 भाग में देखिए, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों जोड़ दीजिएगा तो 35% भी है। 65% बिहार में भी सर्विस सेक्टर है, इंडिया में भी 66% सर्विस सेक्टर ही है। सर्विस सेक्टर मतलब होटल, गाड़ी, पढ़ाई जो भी है, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि नहीं। तो उस फैक्ट्री अगर आप बहुत लगा भी दीजिएगा तो भी आप 20% से ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं दे सकते। नौकरी देने का, स्वरोजगार का सबसे बड़ा तरीका है लोगों के हाथ में पूंजी की उपलब्धता। आपके पास अगर पैसा हो तो जो प्राइवेट टीचर है वो कल कोचिंग यहाँ खोल सकता है अगर चाहे तो। अगर आपके पास पैसा है, आप व्यवसायी हैं, आप 1 दुकान चलाते हैं, 5 दुकान खोल सकते हैं। आप 1 टैक्सी चलाते हैं, कल 5-10 टैक्सी ऑपरेटर बन सकते हैं। बड़े होटल खुल सकते हैं, रेस्टोरेंट खुल सकते हैं। कंजम्पशन से ही तरक्की होगी। तो ये बिहार में क्यों नहीं है और जन स्वराज उसके लिए क्या कहता है? बहुत कम लोग यहाँ जानते होंगे, हम लोग रोज बताते हैं। मैंने कम से कम 2.5 बरस से बताना शुरू किया है कि पूंजी बिहार में क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है कि टाटा बिरला आकर यहाँ फैक्ट्री नहीं लगा रहा। पूंजी इसलिए नहीं है कि पूंजी के जो 2 स्रोत हैं समाज में, वो दोनों बिहार में बंद है। पहला स्रोत है आपकी आय। पूंजी आपके पास कहाँ से आती है? आप जो कमाते हैं, खर्च हो गया, जो बच गया वो आपका पूंजी हुआ। और दूसरा पूंजी है बोरोड कैपिटल, मतलब आप 100 रुपया कमाए, 50 रुपया खर्च हो गया, 50 बचा, और बैंक से 200 रुपया लोन लिए, वो भी आपका कैपिटल हुआ। 250 रुपया से आप काम कर सकते हैं। तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय है करीब 35,000 रुपया सालाना, मतलब 100 रुपया भी डेली नहीं है। पटना और बेगूसराय को अगर हटा दीजिएगा तो प्रति व्यक्ति आय घट के हो जाएगा 24,000 रुपया, 23,000 समथिंग, राउंड ऑफ करेंगे तो 24,000 रुपया। 24,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय है यहाँ।
तो जब आप इनकम के इतने लोअर लेवल पे हैं तो साइंस और डेटा ये बताता है कि 90% से ज्यादा आपका इनकम सर्वाइवल में खर्च होता है, मतलब खाने में खर्च होता है, कुछ आप बचा नहीं पाएंगे। दूसरा पूंजी एक तरीका मैंने आपको बताया बैंक से लोन लेने का, जिसको बैंक का एक आंकड़ा बताता है जिसको कहते हैं सीडी रेशियो। कितना पैसा बैंक में जमा हुआ और बैंकों ने कितना पैसा ऋण के तौर पर समाज को वापस किया, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, मोटरसाइकिल लेने के लिए, बिजनेस करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, खेती करने के लिए। इस आंकड़े को कहते हैं सीडी रेशियो। इसको आरबीआई जारी करता है हर 15 दिन पर, नेट पर जाकर देखिए। देश में व्यवस्था है कि सीडी रेशियो होना चाहिए 70% औसतन, मतलब जितना हम और आप बैंक में रुपया जमा करते हैं 70% उसका पैसा वापस समाज को ऋण के तौर पर बैंकों को देना है। देश में अभी लेटेस्ट डेटा है 74%, मतलब 74%, 100 रुपया लोगों ने देश में जमा किया, 74 रुपया वापस बैंकों ने लोन दिया। बिहार में 1990 से लेकर अभी तक सीडी रेशियो है 40%। 100 रुपया बिहार के लोगों ने जमा किया, लोन के तौर पर आपको 40 रुपया मिला। नतीजा क्या है? पिछले वर्ष, यहाँ कुछ व्यवसाय से जुड़े हुए लोग भी होंगे, पिछले वर्ष इसी करीब बिहार में बदहाल छपरा में कुल हमने मिलकर बैंकों में टोटल पैसा जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। बिहार के लोगों ने बिहार के बैंकों में जमा किया 4,21,000 करोड़। चूंकि सीडी रेशियो 40 है तो लोन कितना मिला? 1,61,000 करोड़। अब आपको पूछना चाहिए भाई बाकी का पैसा कहां गया? बाकी का पैसा यहाँ के बैंकों ने भेजा गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, क्योंकि वहां सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 100, 105, 110। अगर आंध्रा में लोगों ने बैंक में रुपया रखा 100 तो बैंकों ने लोन दिया 110। बिहार में बैंकों में रुपया रखा आपने 100, बैंकों ने लोन दिया 40। नतीजा क्या है? 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार के बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का बचत का पैसा दूसरे राज्य में भेज दिया। 26 लाख करोड़। न कभी आपने इसकी चर्चा सुनी, न कोई पत्रकार सवाल करता है, न कभी राजनीति करने वाले इस पर बात करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकारों की बैंकों की मनमर्जी है। आपको बता दें, देश के लेवल पे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री के चेयरमैनशिप में कमेटी है जो इसको देखती है कि सीडी रेशियो 70 के नीचे न जाए। राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री उस कमेटी के चेयरमैन है जिसका ये काम है देखना कि सीडी रेशियो 70 के आसपास रहे। लेकिन जैसे बिहार में डॉक्टर, इंजीनियर, बीडीओ, सीओ, टीचर मुख्यमंत्री का बात नहीं सुन रहा है, वैसे बैंकर भी बात नहीं सुन रहा है और सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। आप जरा इसका अंदाजा लगाइए, 26 लाख करोड़ रुपया, मतलब हर साल 2 लाख करोड़ रुपया अगर एक्स्ट्रा बिहार में इन्वेस्ट हो रहा होता तो कितने लोगों ने ज्यादा घर बनाया होता, कितने लोगों ने अपना व्यवसाय बढ़ाया होता। कई लोगों को ये समझ में नहीं आया तो इसको नेगेटिवली समझिए। आप लोग यहाँ गाड़ी से या मोटरसाइकिल से आए होंगे, अगर बैंक से आपको मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए लोन न मिले तो कितने लोग हैं जो अपना गाड़ी और मोटरसाइकिल खरीद पाएंगे? 90% बिहार में जो मोटरसाइकिल बिकता है वो फाइनेंस से बिकता है। क्रेडिट का कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और बिहार में उसको कोई बात ही नहीं करता है। तो जन स्वराज की सोच ये है कि 6 महीना के अंदर क्रेडिट रेशियो को, सीडी रेशियो को बढ़ाकर 70 किया जाए ताकि बिहार में 2 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट होना शुरू हो। जब यहाँ पैसा आएगा तो जो आज आदमी 5 कमरे का घर बना रहा है 10 कमरे का बनाएगा, कोई एक अभी गाड़ी चला रहा है 10 चलाएगा। तो जो लड़का आज प्लम्बर का काम कर रहा है बॉम्बे में, वही लड़का यहाँ छपरा में आकर काम करेगा। क्योंकि जो लड़के युवा हैं अब उनको पढ़ाकर नहीं सुधारा जा सकता। नौकरी कैसे करेगा? 35-40 साल उम्र हो गया, उसका तो उम्र निकल गया। उसका एक ही उपाय है, उसके हाथ में पूंजी दिया जाए ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो सके, स्वरोजगार कर सके। अमेरिका में लोग
स्कैंडिनेवियन कंट्री में लोग सरकारी नौकरी करके बड़े नहीं हुए हैं, सब प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं।